दोस्तों, इस तज्ज़िये में हम एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी पर बात करेंगे जिसने तारीख बदल दी। एक फिल्म हिस्टोरियन के नज़रिए से आज हम समझेंगे कि कैसे एक नए फनकार ने हॉलीवुड की उस वक्त की सख्त तरीन नस्ली और निज़ामती रुकावटों का मुकाबला किया, जिन्हें बैम्बू सीलिंग कहा जाता था। और वो अजीम नाम था ब्रूस ली। जरा इन अल्फाज पर गौर करें। अमेरिका एक एशियन हीरो के लिए तैयार नहीं था। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक बड़े स्टूडियो एग्जीक्यूटिव का तल्ख बयान था। सुनकर हैरानत होती है ना, लेकिन ये उस हकीकत को बिल्कुल बेनकाब करता है जिसका ब्रूस ली को अपने दौर में सामना था। एक ऐसी गहराई तक फैली हुई प्रेजुडिस या तास्सुब, जहां मुकाबला किसी दूसरे एक्टर से नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे निजाम से था जो उन्हें कबूल ही नहीं करना चाहता था। तो चलिए सबसे पहले इस फाइटर के बनने के सफर को देखते हैं। हांगकांग की गलियों से लेकर अमेरिका के साहिलों तक की ये कहानी आखिर शुरू कहां से हुई? 1940 यानी द ईयर ऑफ द ड्रैगन में उनकी पैदाइश हुई। बचपन से ही स्ट्रीट फाइटिंग उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। फिर 1953 में उन्होंने मशहूर यिप मैन के जेरे साया विंग चुन सीखना शुरू किया। लेकिन मसला ये था कि गलियों की लड़ाइयों की वजह से पुलिस का डर इतना बढ़ गया कि उनके वालिदैन ने 1959 में उन्हें सिर्फ $100 देकर मजबूरन अमेरिका भेज दिया। खुद को मुसीबतों से बचाने का ये सफ़र दरअसल उनके अंदर एक ऐसी ज़हनी और जिस्मानी शिद्दत पैदा कर रहा था जो आगे चलकर पूरी दुनिया ने बड़ी स्क्रीन पर देखी। अब बात करते हैं उनके अपने मार्शल आर्ट्स फ़लसफ़े की, जो कि इंतहाई दिलचस्प है। सैन फ्रांसिस्को में एक बार अपना स्कूल बचाने के लिए उन्हें एक चैलेंज कबूल करना पड़ा। वो फाइट 3 मिनट चली और उन्होंने जीत भी ली, लेकिन वो अपनी इस कारकर्दगी से बिल्कुल खुश नहीं थे। उनका मानना था कि लड़ाई तो बस कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जानी चाहिए। इस मायूसी ने उन्हें एक बिल्कुल नया फलसफा बनाने पर मजबूर किया। एक ऐसी अप्रोच जहां मुख्तलिफ फाइटिंग स्टाइल से बेहतरीन चीजें निकालकर एक सच्ची खाली फिलॉसफी बनाई जाए। और यही वो बेमिसाल लचक थी जिसने आगे चलकर उन्हें हॉलीवुड की सख्त दीवारों को गिराने में भी मदद की। अब आते हैं हॉलीवुड के रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि स्क्रीन पर दकियानूसी तस्वुरात का क्या आलम था। 1960 की दहाई में एशियंस के लिए सिनेमैटिक माहौल सच में इंतहाई तल्ख था। उस दौर की मशहूर फिल्म ब्रेकफास्ट एट टिफिनीज को ही ले लीजिए, जिसमें मिकी रूनी ने एक बेहद मजाकाखेज और तौहीन-आमेज एशियन किरदार अदा किया, जो कि उस वक्त की इंडस्ट्री की सोच की मक्कारी को जाहिर करता था। इसी माहौल में ब्रूस ली का पहला बड़ा ब्रेक आया टेलीविजन सीरीज द ग्रीन हॉर्नेट में। शो में तो उन्होंने साबित कर दिया कि उनका टैलेंट बेमिसाल है, लेकिन कैमरा के पीछे वहां हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जहां इंडस्ट्री की निजामती नाइंसाफी सेट पर खुलकर सामने आ रही थी। और ये तजाद देखकर हैरत होती है। स्क्रीन पर वो लीड एक्टर के बराबर 50-50 के पार्टनर दिख रहे थे, लेकिन रियलिटी में उन्हें सेट के आम क्रू मेंबर से भी कम मुआवजा मिल रहा था। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? फिल्मिंग के दौरान उन्हें कैमरे को स्लो करना पड़ता था, क्योंकि ब्रूस ली इतने तेज थे कि आम फ्रेम रेट उन्हें पकड़ ही नहीं पाता था। सोचिए जरा, काबिलियत में वो सबसे आगे, लेकिन हुकूक और मुआवजे में उन्हें बिल्कुल पीछे रखा गया। इस सब के बाद एक वक्त ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कंग फू सीरीज का वो धोखा जो हॉलीवुड की सबसे बड़ी रिजेक्शन साबित हुआ। ये वो मकाम है जो किसी भी फनकार के ख्वाबों को चकनाचूर कर सकता है। एक टेलीविजन सीरीज जो खास उनके लिए डिजाइन की गई थी, वहां से भी उन्हें निकाल दिया गया। एक नेटवर्क एग्जीक्यूटिव ने ऑडिशन के बाद पता है क्या कहा? कौन देखना चाहेगा एक 5 फुट 6 इंच के चाइनीज एक्टर को? ये चुभने वाले अल्फाज उस जमाने के नस्ली ताज्जुब का खुला सबूत थे। एक ऐसी दुनिया जहां आपकी सलाहियत से ज्यादा आपकी शक्ल और नस्ल को बड़ी अहमियत दी जाती थी। इन दो कास्टिंग चॉइसेस का फर्क देखकर स्टूडियो के फैसले का खोखलापन बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। एक तरफ खुद ब्रूस ली हैं, जो इस शो की असल इंस्पिरेशन थे, एक असली मार्शल आर्टिस्ट थे, मगर उन्हें टू चाइनीज लुकिंग कहकर रद्द कर दिया गया और उनकी जगह किसे रखा गया? डेविड कैराडीन को, एक सफ़ेद फार्म एक्टर जिन्हें लीड रोल देकर बाकायदा मेकअप के जरिए हाफ चाइनीज दिखाने की कोशिश की गई। ये उस दौर की मीडिया पॉलिसी की एक निहायत भोंदी और तल्ख हकीकत थी। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब हॉलीवुड के सामने का दरवाज़ा बंद हो गया तो उन्होंने सुपरस्टारडम का एक नया और साइड डोर ढूंढ निकाला, हांगकांग में। उन्होंने दुनिया और हॉलीवुड को मुतवज्जा करने के लिए एक ज़बरदस्त मास्टर प्लान बनाया। पहला कदम, हांगकांग वापस आए और प्रोड्यूसर रेमंड चाओ के साथ लो बजट फिल्म शुरू की। दूसरा कदम, यही फिल्म्स अवाम में इस कदर मकबूल हुई कि बॉक्स ऑफिस पर तहलका मच गया और उन्हें मैसिव कमर्शियल सक्सेस मिली। और तीसरा कदम, इस कामयाबी को इस्तेमाल करके उन्होंने बड़े बजट्स हासिल किए ताकि वो दुनिया के अजीम तरीन इंटरनेशनल फाइट सीन्स खुद डायरेक्ट कर सकें।
हांगकांग में जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की वो बेमिसाल थी। उन्होंने अपने हॉलीवुड कनेक्शंस को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। मसलन चक नॉरिस के साथ वे ऑफ द ड्रैगन में रोम के कोलोसियम वाला आइकॉनिक फाइट सीन खुद डायरेक्ट किया। फिर गेम ऑफ डेथ में उन्होंने अपने शागिर्द और बास्केटबॉल लेजेंड करीम अब्दुल जब्बार को शामिल किया। वो देखते ही देखते एक ऐसे ए-लिस्ट सुपरस्टार बन चुके थे जिन्हें देखने के लिए बाहर मुल्कों में लोग सड़कों पर हजूम जमा कर लेते थे। बिल्कुल वैसी दीवानगी जो किसी भी मैसिव हॉलीवुड स्टार के लिए देखी जाती है। और आखिरकार इस शदीद कामयाबी के बाद हॉलीवुड को हार मानकर वापस आना ही पड़ा। आगाज होता है एंटर द ड्रैगन का। हांगकांग में इस बॉक्स ऑफिस कामयाबी के तूफान ने वार्नर ब्रदर्स को एहसास दिला दिया कि उन्होंने किस कदर बड़ी गलती की थी। एंटर द ड्रैगन उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट या आम फिल्म नहीं थी। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। उन्होंने बहुत पहले एक मकसद कागज पर लिखा था कि वो अमेरिका में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले एशियन सुपरस्टार बनेंगे, और इस हाई बजट हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के जरिए वो ख्वाब बिल आखिर हकीकत बनने जा रहा था। मगर बात सिर्फ मारधार या एक्शन तक महदूद नहीं थी। उनका ये मशहूर कौल याद है, इट इज़ लाइक अ फिंगर पॉइंटिंग अवे टू द मून। उंगली पर ध्यान मत दो वरना उस रूहानी शान व शौकत को मिस कर दोगे। उन्होंने इस बड़े हॉलीवुड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हजारों साल पुराने एशियन फलसफे को सीधा अमेरिकन पॉप कल्चर के दिल में उतारने के लिए किया। वो चाहते थे लोग सिर्फ फाइट ना देखें बल्कि उसके पीछे छुपी हिकमत और गहराई को भी समझें। लेकिन यहां कहानी एक निहायत गमगीन मोड़ लेती है। मई 1973 में जब वो एंटर द ड्रैगन पर आखिरी काम कर रहे थे तो अचानक बेहोश हो गए। फिर कुछ अरसा बाद जुलाई में एक आम सर दर्द की वजह से उन्होंने पेन किलर ली और आराम करने लेट गए, और उसी रात उनका इंतकाल हो गया, जिन्हें दोबारा जगाया नहीं जा सका। बिल्कुल अपनी आलमी फतह और इस बड़ी ब्लॉकबस्टर की रिलीज के दहाने पर एक अजीम जिंदगी का अचानक और दर्दनाक इख्तिताम हो गया। एक फनकार तो चला गया, लेकिन उसकी चोरी हुई सकाफती तब्दीली और लेगेसी हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी इस दुनिया से अचानक रुखसती उनके असर को कम न कर सकी। उनके काम ने एक ऐसी दायमी सकाफती तब्दीली पैदा की जिसने नस्ली रुकावटों की उन दीवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया, वही दीवारें जिनके खिलाफ उन्होंने अकेले जंग लड़ी थी। उनके लाजवाल फलसफे को इस मशहूर इक्तिबास में महसूस किया जा सकता है, बी वाटर माई फ्रेंड। पानी जैसी इस लचक ने ही उन्हें ये ताकत दी कि वो हॉलीवुड के तासुब के गिर्द रास्ता बना सकें, अपनी जगह बना सकें और बिलाखिर उस निज़ाम को तबाह कर सकें। ये महज लड़ाई का कोई उसूल नहीं था, बल्कि दुनिया को बदलने का एक सच्चा रास्ता था। तो इस तज्जिए को ख़त्म करते हुए एक दिलचस्प सवाल जहन में उभरता है। ब्रूस ली ने आधी सदी पहले हॉलीवुड का पूरा रिवायती सांचा तोड़ के रख दिया था, लेकिन क्या आज का जदीद सिनेमा मुकम्मल तौर पर उन्हीं रास्तों की अक्कासी करता है जो उन्होंने बनाए थे? ये सिर्फ गुज़श्ता कल की तारीख नहीं है, बल्कि इस बात की तरफ एक दावत है कि हम उस मीडिया और उन किरदारों पर ज़रूर गौर करें जो हम रोज़ाना अपनी स्क्रीन्स पर देखते हैं।